दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। दोस्तों 2024 का लोकसभा चुनाव सर पे है और इसको लेकर सभी पार्टियां, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, प्रादेशिक पार्टी हो या राष्ट्रीय पार्टी हो, सभी एक दूसरे पर आक्रामक दिख रही हैं। कोई भी पार्टी जो कोई काम कर रही है, कोई इवेंट कर रही है, तो उसको चुनाव के मद्देनज़र ही प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है। अब जैसे G20 की बैठक हो रही है, सम्मेलन हो रही है, इसको लेकर भाजपा ने इसे पूरा एक चुनावी इवेंट की तरह प्रचारित किया है। मोदी जी कैसे मिल रहे हैं राजनयिकों के साथ, कैसे उन्होंने दक्षिण अफ्रीका जो संघ है उसको G20 में मिलाकर G21 कर दिया, या अन्य देशों के जो राजनयिक आए हैं उनके साथ उनके जो समझौते हो रहे हैं उसको कैसे किया जा रहा है। और ये प्रधानमंत्री द्वारा किया जा रहा है, लेकिन बताया ये जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि मोदी हैं तो मुमकिन है, मतलब मोदी ने ही इस चीज़ को किया है। कहने का मतलब कि इसे चुनावी रूप दिया जा रहा है। वहीं हर एक पहलू पर, हर एक कदम पर एक पार्टी दूसरी पार्टियों पर नज़र रख रही है। G20 को लेकर भाजपा जो प्रचार प्रसार कर रही है, जो बातें कर रही है, उसको विपक्षी पार्टियां दूसरे ढंग से ले रही हैं। उसी तरह सभी एक दूसरे पर नज़र रखे हुए हैं और जबान से एक बोली क्या निकली कि उसको राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है लगातार। एक कहावत है कि सरहद पे हलचल है, मतलब कि चुनाव आ रहा है, लेकिन अब वो स्थिति नहीं रही है। ये गलत हो गया मुहावरा, क्योंकि भाजपा 24 घंटे चुनावी मूड में रहती है। अब उसके देखा देखी अन्य पार्टियां भी हर चीज़ को चुनावी मुद्दे से जोड़कर ही देखने लगी है। अब देखिए बिहार में महामहिम राज्यपाल और बिहार सरकार के बीच ठन गई है। हालांकि ये बिहार सरकार और राज्यपाल के बीच नहीं, ये कहें कि एक जिद्दी पदाधिकारी के पाठक के चलते ये सारा मामला आया है। आपको याद होगा कि के पाठक ने कुलपति के वेतन पर रोक लगा दिया था, एक इस तरह का आदेश पत्र जारी किया था, जिसको लेकर महामहिम भड़क गए। उन्होंने कहा कि ये यूनिवर्सिटी के स्वायत्तता और कुलाधिपति का जो अधिकार है उसमें कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करने की बात है। इसको लेकर उन्होंने पत्र भी जारी किया और सारे कुलपतियों को ये कहा कि राज्यपाल के यहाँ से जो आदेश निर्गत होता है वो उसी का पालन करें स्पष्ट रूप से। साथ में शिक्षक दिवस के दिन देखिए कि शिक्षक दिवस के दिन नीतीश कुमार की उपस्थिति में बड़ी लताड़ लगाई थी राज्यपाल ने के पाठक को। जब इस तलखी को देखा नीतीश कुमार ने कि यह तलखी बढ़ रही है, तो नीतीश कुमार बाज़ाब्ता गए राज्यपाल से मिलने और इस मामले को शांत करने का प्रयास उन्होंने किया। ये सारी चीज़ें अपनी जगह थी, लेकिन इसको लेकर भाजपा, बिहार की जो भाजपा है, उसने इसको हाथों हाथ ले लिया एक मुद्दे के रूप में। और वो मुद्दा क्या था? वो मुद्दा था दलित कार्ड खेलना। उन्होंने कहा कि चूंकि बिहार में दलित राज्यपाल है, इसलिए बिहार सरकार उसका अपमान कर रही है। इसको लेकर तमाम जो नेता हैं अपने बयान देने लगे और भाजपा हावी हो रही थी महागठबंधन में। इसी बीच G20 में जो रात्रि भोज का आयोजन किया गया था, उसमें लगभग सभी पार्टियों के मुख्यमंत्री थे, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री थे और प्रमुख लोग थे, जिसमें ममता बनर्जी भी थी, तमिलनाडु के स्टालिन थे, तमाम लोग थे, नीतीश कुमार थे। लेकिन देश के सबसे बड़े संगठन, राजनीतिक संगठन कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आमंत्रण नहीं मिला था। यह एक मुद्दा मिल गया। इसको यूँ कहें कि जो दलित कार्ड बीजेपी ने खेला था वो हाथ में आ गया महागठबंधन के, और राजद ने कह दिया स्पष्ट रूप से कि भाजपा का दलित प्रेम एक छलावा है, क्योंकि भारत के सबसे बड़े
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं बुलाया गया है वो इसलिए कि वो दलित हैं और भाजपा पर इस तरह का आरोप लगाया। इसको लेकर कांग्रेस भी कहीं ना कहीं हमलावर हो गई और इसको लेकर केवल बिहार ही नहीं पूरे राष्ट्रीय स्तर पर दलित कार्ड खेलने की कोशिश होने लगी। राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा कि यही भाजपा के दलित प्रेम का सच है। भाजपा देश की 60% जनता को नकारती रही है और राहुल गांधी का ये बयान आया कि बयानों की बाढ़ जैसी आ गई। कई नेता इसको लेकर अपना बयान देने लगे। तमिलनाडु के कांग्रेस नेता मोहन कुमार मंगलम ने कहा कि मोदी है तो मनु है, मोदी है तो मुमकिन है, जो टिप्पणी की जाती है, जो नारे लगाए जाते हैं, उसी पर उन्होंने कहा कि नहीं, मोदी है तो मनु है। मतलब महर्षि मनु ने जो मनु स्मृति में लिखा था उन सारी चीज़ों को मोदी जी आगे लेकर जा रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने रामनाथ कोविंद के उस घटना की भी याद दिलाई कि जब वो अयोध्या में राम मंदिर के जन्मभूमि का मंदिर का जो शिलान्यास होने जा रहा था उसमें कोविंद जी को भाजपा नहीं बुलाई थी। ये भाजपा दलितों का अपमान करती रही है। साथ में राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू का भी की बात आई। उन्होंने कहा कि जो नया संसद भवन का उद्घाटन समारोह था उसमें द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया था इसलिए कि वो दलित थी। मतलब भाजपा दलित विरोधी है, यह बताने का प्रयास सभी विपक्षी दल के लोग करना शुरू कर दिया है। लेकिन इसके पीछे मामला क्या है? क्या ये पार्टियां दलित को लेकर इतना संवेदनशील हैं? क्या इन पार्टियों को के भीतर इतना बड़ा दलित प्रेम है? या जो जिन व्यक्तियों को कहीं ना कहीं अपमानित किया जा रहा है इसको लेकर उस व्यक्ति से इतना मोहब्बत है, प्रेम है कि उसके लिए वो आगे बढ़ के इस तरह का बयान दे रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सच्चाई यही है कि ये सारी घटनाएं जो हो रही हैं वो हो रही हैं इसलिए कि दलितों का वोट कैसे 2024 में अपने पाले में किया जा सके। बिहार की बात अगर लीजिए तो बिहार में दलितों का वोट लगभग 16% है, 16%। और 16% वोट बहुत मायने रखता है। किसी के भी जीत और हार का निर्णय यह 16% वोट कर सकता है। लेकिन क्या बिहार में कोई ऐसा दलित चेहरा, दलित नेता नज़र आ रहा है जो सारे दलितों के वोट को समग्रता के साथ अपने साथ जोड़ सके? सच्चाई ये है कि नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। चाहे बिहार के स्तर पर चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो या पशुपति पारस हो, किसी में वो कुवत नहीं है कि सारे दलित वोट को एक साथ समग्रता के साथ अपने साथ जोड़ लें। और भी कई दलित नेता हैं जो राजनीतिक रूप से हाथ पांव मार रहे हैं, इसमें भी कहीं शक नहीं है, लेकिन वो स्थिति बनती कहीं दिख नहीं रही है। हालांकि आज के दिन में राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं सोच लोगों की आगे बढ़ी है, चाहे वो दलित हो या कोई भी हो। फिर भी अगर आप बिहार की राजनीति के इतिहास को देखें तो आपको याद होगा कि भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री बने थे पहली बार 1968 में और 3 बार वो मुख्यमंत्री पद को उन्होंने सुशोभित किया था। बाद में 1979 में रामसुंदर दास मुख्यमंत्री बने थे, वो भी दलित वर्ग से ही आते थे। लेकिन बिहार की स्थिति क्या है दलितों को लेकर, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। लेकिन दलित वोट का झुकाव किस ओर है? अगर इसको विधानसभा चुनाव में जो सीटें मिली हैं उसके आधार पर अगर देखें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिहार में 38 सीटें हैं जो आरक्षित हैं और इन आरक्षित सीटों में 2015 में राजद ने 14 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं जदयू ने 38 में से 10 आरक्षित सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस 5 सीटों पर सिमट कर आ गई थी। दलितों के आरक्षित सीट जो है उसमें 5 सीट कांग्रेस जीत सकी थी। वहीं
भाजपा भी 5 सीट पर ही रह गई थी। हालांकि 5 सीट उसके सहयोगी अन्य दलों को भी मिला था। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि जरा पीछे नज़र घुमाएं कि 2005 में और 2010 में क्या हुआ था। ये तो मैंने 2015 की बात आपको बताई। तो देखिए 2005 में राजद के पास मात्र 1 सीट पर जीत मिली थी, वहीं 2010 में 6 सीटों पर जीत मिली थी और 2015 में 14 सीटों पर राजद ने जीत हासिल की है। अब इस इतिहास को जदयू के तरफ से देखें तो जदयू 19 सीटों पर विजय हासिल किया था 2005 में और 2010 में उनका सीट घट के 15 पर आ गया था और 2015 में जो चुनाव हुआ उसमें यह सीट घटकर 10 आ गया। मतलब कि माइनस में आते जा रहा है। ये जो सीटों का आंकड़ा है वो 2005 से और 10 के बीच देखें तो माइनस में आया है। उसी तरह बीजेपी को देखें तो बीजेपी 2005 में 18 सीटों पर विजय हासिल किया था, 2010 में 12 सीटों पर और 2015 में मात्र 5 सीटों पर विजय हासिल की। मतलब कि यह भी कहीं ना कहीं घटता आ रहा है। कहने का मतलब यह है कि दलित वोट, जबकि अब आप देखिए दलितों की पार्टी को कहने वाले जो हैं चिराग पासवान, उनकी स्थिति देखिए कि एलजेपी को 2005 में 2 सीटें मिली थी लेकिन 2010 में 1 भी सीट नहीं मिली थी। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो दलितों के वोट को अपने पक्ष में करने के लिए जो दलित प्रेम उभर रहा है सारे दलों में, राजनीतिक दलों में, उसमें कितनी सच्चाई है ये देख सकते हैं। दूसरी बात कि दलितों का अगर देखें झुकाव तो आज के दिन में दलितों का सबसे ज़्यादा झुकाव राजद की ओर है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़े बता रहे हैं। तो चुनाव सर पे है। इस स्थिति में ये जो छोटे छोटे मुद्दे हैं जो जीत और हार को कहीं ना कहीं प्रभावित करने वाले हैं, इस मुद्दों को लगातार पार्टियां खोज रही हैं और इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर सामने लाया जा रहा है जिससे वोटों को अपनी तरफ सहेजा जा सके, अपनी तरफ खींचा जा सके। जैसे अभी आपने देखा होगा इंडिया और भारत का मामला। जब संविधान में इंडिया और भारत दोनों एक ही है तो फिर इंडिया और भारत पर इतना बवेला का कोई मामला ही नहीं था। इंडिया की जगह बिना कहे हुए भारत भी लिखा जाता तो शायद ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता, लेकिन इसको मुद्दा बनाया गया। INDIA के तरफ से भी बनाया गया और भाजपा की तरफ से बनाया गया। तो चुनाव है, चुनाव में ऐसे मुद्दे आते रहेंगे। समझना हमको और आपको है कि इन राजनीतिक पार्टियों द्वारा उठाए गए मुद्दे कितने कारगर हैं आम आदमी के लिए। पार्टियों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पार्टियां तो अपने लिए कुछ भी करने को आज के दिन में तैयार हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अपना मत, अपना कमेंट हमको ज़रूर दीजिए। मित्रों, जो भी वीडियो मैं बना रहा हूं उसमें बार बार पूछा जा रहा है नगर निकाय चुनाव को लेकर। तो नगर निकाय चुनाव को लेकर जैसे कोई अपडेट आएगा फिर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि आभार।